वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं मिडिवल इंडिया की। तो आज डेट है 15 जून 2020, जिसको हम मिडिवल इंडिया का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम मिडिवल इंडिया में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल इंडिया का जो बैकग्राउंड था, जो वर्ल्ड लेवल पे कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ उस टाइम क्या रिलेशन था और बैकग्राउंड क्या चल रहा था वर्ल्ड में इंडिया के साथ। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडिया का रिलेशन। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 8th सेंचुरी की, 8th सेंचुरी एडी की, तो इसमें क्या हुआ था कि यूरोप में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई थी और एशिया में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो इन चेंजेस आने की वजह से तो इन दोनों के रिलेशंस के साथ साथ इन दोनों के रिलेशंस में भी काफ़ी चेंज आए और इसके साथ साथ जो यहाँ के लोग थे, पीपल थे, उनके ऊपर भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। तो जो इंडिया था उस टाइम पे, इंडिया के ऊपर भी इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया जो रोमन एम्पायर था, ओल्ड रोमन एम्पायर, उसके साथ इस टाइम ट्रेड में था। तो इन दोनों के चेंजेस आने की वजह से उसमें भी इफेक्ट पड़ा। तो हम डिस्कस करेंगे रीजन्स वाइज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूरोप का कैसे इफेक्ट पड़ा। अगर मैं बात करूं यूरोप की, 6th सेंचुरी में यूरोप में रोमन एम्पायर स्टैब्लिश था। रोमन एम्पायर एक माइटी एम्पायर था उस टाइम का। तो इन 6th सेंचुरी में रोमन एम्पायर की ब्रोकआउट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि रोमन एम्पायर की डिवीज़न स्टार्ट होगी। तो डिवीज़न इसकी दो पार्ट्स में हुई, एक साइड वेस्टर्न, दूसरा ईस्टर्न साइड। तो जैसे ही दोस्तों इनकी डिवीज़न हुई, तो जो एक वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, जो वेस्टर्न था उसकी कैपिटल बनी रोम, और जो ईस्टर्न रीजन था उसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। मैं इसकी स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूँ। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज के टाइम का अफगानिस्तान है, उसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोला जाता है। और ईस्टर्न साइड में कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ साथ ईरान, सीरिया, इजिप्ट, इन सबको मिला के एक एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। उस एम्पायर का नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर। इन सब रीजन्स को मिला के जो एम्पायर वहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था उसका नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ बाइजेंटाइन एम्पायर की, तो जो ये अगर मैं बात करता हूँ इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था वो इस एम्पायर का बिल्कुल सेम एज इट इज़ रोमन एम्पायर की तरह था, जो एक मोनार्किकल तरीका था इनका एडमिनिस्ट्रेशन का। बट जो इनके रिलीजियस फेथ एंड बिलीव्स थे उसमें कुछ डिफरेंस आ गया था। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सेम थी रोमन एम्पायर की तरह, सेम एज रोमन्स, बट जो इनका रिलीजियस फेथ एंड बिलीव्स थे उस टाइम में इनमें कुछ चेंज आ गया था, ये चेंज हो गए थे। जैसे अगर मैं वेस्टर्न साइड में बात करूं तो वहाँ पे एक चर्च थी, चर्च सिस्टम था। बट यहाँ पे जो थी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो चर्च की जगह थी वो ले ली थी यहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने।
ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद इनका जो ट्रेड था, जो रोमन एम्पायर थे, इनका ट्रेड मोस्टली जो रोमन एम्पायर के डिवाइड होने के बाद वेजेंटाइन एम्पायर आया, इनका जो ट्रेड था एशिया के साथ कंटिन्यूसली चलता रहा। बट जो वेस्टर्न थे इनका ट्रेड उसके बाद ब्रोकआउट हो गया था, ट्रेड बंद हो गया था, बट इनका ट्रेड एशिया के साथ साथ चलता रहा जब तक। और उसके बाद क्या हुआ कि जो थे टर्क्स और अरब्स ने इन पे इन्वेड करके कब्जा कर लिया। तो मोस्टली जो टर्क्स थे इनका जो रीजन था वो कॉन्स्टेंटिनोपल टर्क्स के अंडर आ गया, और जो सीरिया और इजिप्ट था वो मोस्टली अरब्स ने इसका कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड, ये थी ईस्टर्न साइड की कहानी जो रोमन एम्पायर के डिवाइड होने के बाद। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न में, जिसकी कैपिटल थी रोम। ठीक है फ्रेंड, तो जो रोम था वेस्टर्न साइड थी, उन पे किनका कब्जा था? उन पे रशिया और जो आज के टाइम में रशिया और जर्मनी की ट्राइब्स थी, तो वो वेस्टर्न साइड में रूल कर रही थी उस टाइम पे। बट जो अगर वेस्टर्न साइड की बात करें तो इसकी वेस्टर्न साइड में इनका बहुत ज़्यादा सिटीज़ का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। जो सिटीज़ थी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद इनकी सिटी के डिक्लाइन के साथ साथ इनका जो ट्रेड था उसमें भी सेटबैक लग गया था। इनकी ट्रेड भी इनकी बंद हो गई थी, जैसे हमने डिस्कस की। तो इन वजहों की, इन कारणों की वजह से इसको डार्क एज भी कहा जाता है। डार्क एज, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, और साथ साथ जो सिटीज़ थे, सिटीज़ का डिक्लाइन होना भी स्टार्ट हो गया था। बट कुछ टाइम बाद अगर हम बात करते हैं इनके 10th to 12th सेंचुरी की, 10th to 12th सेंचुरी में इसका री एमर्ज होना स्टार्ट हो गया, रिवाइव होनी स्टार्ट हो गई थी सिटीज़। ठीक है, और 12th to 14th सेंचुरी में आते आते ये एक वेल्थी एंड प्रॉस्पेरस रीजन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 12th और 14th सेंचुरी में आते आते ये वेल्थी एंड प्रॉस्पेरस रीजन हो गया था, और इस रीजन के साथ साथ इनमें अब साइंस एंड टेक की ग्रोथ होनी भी, वेल्थी और प्रॉस्पेरस के साथ इनके जो साइंस एंड टेक की ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। और साइंस एंड टेक की ग्रोथ के साथ साथ इन्होंने न्यू इक्विपमेंट्स और बहुत सारे लिटरेचर में और एजुकेशन में, जिनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने एस्टेब्लिश करी। यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिशमेंट करने की वजह से एजुकेशन को काफ़ी डेवलपमेंट मिली, और एजुकेशन डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे रेनेसां आई। रेनेसेंस होता है इनका नवीनीकरण, यानी कि हर एक चीज़ में एक न्यू इक्विपमेंट्स और न्यू डिवाइसेस, और पूरी जो सभ्यता है उसमें रेनेसेंस, यानी कि उनका चेंज होना, नवीनीकरण होना स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद रेनेसेंस के बाद अगर हम बात करेंगे तो एक एज ऑफ न्यू एम्पायर आई। यानी कि एम्पायर एमर्ज होना स्टार्ट हो गया, तो एमर्ज ऑफ या एज ऑफ न्यू एम्पायर स्टार्ट हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में और क्या क्या चीज़ थी। जैसे यूरोप में उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी फ्यूडलिज्म की ग्रोथ। तो फ्यूडलिज्म की ग्रोथ कैसे, अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट यूरोप्स के कुछ फैक्टर है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हम अपना ये यूरोप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यूरोप में क्या था। यूरोप में हुआ था राइज ऑफ
फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या था कि जो चीफ्स होते थे, चीफ्स अपना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीफ्स इमर्ज होके आए थे जैसे ये एम्पायर ब्रोक आउट हुआ। तो इवन की अगर मैं बात करूं किंग को भी एक मतलब जो फ्यूडलिज्म होते हैं इसमें चीफ्स का इमर्ज हुआ। चीफ्स क्या होते थे इनके टाइम पे, कुछ जो चीफ्स थे उनको एक प्रॉपर अपनी सेपरेट लैंड दे दी जाती थी जिनका उनको वो रिवेन्यू कलेक्ट करके अपना एक सेपरेट वो चलाते थे। और किंग को ज़रूरत पड़ने के टाइम कुछ कैवेलरी या हॉर्स फोर्सेस से उनकी मिलिट्री की सहायता करते थे। ठीक है, तो इवन कि इस टाइम पे स्ट्रेंथ इतनी डेवलप हो गई थी इनकी फ्यूडलिज्म की कि किंग को भी एक तरीके से एक जैसे इनके पास लैंड होती थी तो किंग को एक सुपर चीफ या एक सुपीरियर चीफ कहने लगे थे क्योंकि किंग के पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी। यानी कि किंग और इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा मतलब कम होने स्टार्ट हो गए थे। बट फ्यूडलिज्म की बात करूं तो उस टाइम पे दो टर्म यूज़ की जाती थी फ्यूडलिज्म के लिए यूरोप में स्पेशल। जो दो फैक्टर्स थे जो फ्यूडलिज्म में हम पढ़ते हैं इसमें, सेफडॉम्स और मोनार्स। दूसरी साइड लिखेंगे हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि जो सेफडम्स होते थे, सेफडम्स किनको बोला जाता है, सेफडम्स उस टाइम पे यूरोप में फ्यूडलिज्म एक न्यू कंसेप्ट आया था जिसमें सेफडम्स वो लोग होते थे जो मोस्टली लैंड एक्वायर जो जैसे फ्यूडल के अंडर काम करते थे, जो चीफ्स के अंडर काम करते थे एक तरीके से, जिनके पास जिनको लैंड में रहने के लिए दे दिया जाता था और उनसे उस लैंड का टैक्स वगैरह वसूला जाता था, पर उनके पास राइट नहीं होते थे कि वो उस लैंड को छोड़ के जाएं और इवन की मैरिज भी विदाउट एनी परमिशन ऑफ अ मोनार्स कर लें। तो मोनार्स एक जो हाउस थे उनके लैंडलॉर्ड्स के उनको बोला जाता था और यही इन सेफडम्स को कंट्रोल करते थे। आप फ्यूडलिज्म में आपको एक दो वर्ड सुनने मिलेंगे, इनका ध्यान रखना। एक को वैसल्स बोलते हैं, ठीक है, और जो सेकंड वर्ड था इसमें वैसल्स के साथ था, वैसल्स का जो मतलब होता है इसमें, एक सेकेंड, फीप्स। वैसल्स का मतलब होता है जैसे ये चीफ्स थे, चीफ्स किंग, जैसे किंग इनको लैंड देता था तो किंग क्या करता था, जैसे जैसे धीरे धीरे फ्यूडलिज्म क्या हुआ यहाँ पे ग्रो करने लग गया, बट धीरे धीरे जो फ्यूडलिज्म था, मोनार्की पावर, जो मोनार्क था वो स्ट्रेंथ होने लग गया था और उसने ये सिस्टम डेवलप किया वैसल्स और फील्ड्स का। वैसल्स में क्या था, उनको वो दिलाई जाती, जो चीफ्स होते थे उनको वो दिलाई जाती थी कि अगर जब भी कोई वॉर होगा तो उन्हें मिलिट्री हेल्प करनी है। और फीप्स वर्ड का मतलब है टेनेंट्स, यानी कि उनको चीफ्स को उनके एज ए टेनेंट्स उनको माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये था फ्यूडलिज्म का। और इस टाइम पे फ्यूडलिज्म की वजह से जैसे इकोनॉमिक काफ़ी सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इनके राइज होने की वजह से। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ रोल ऑफ चर्च। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यूरोप में वेस्टर्न साइड में चर्च थी, तो उसमें इंडो ग्रीक जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का राइज होना स्टार्ट हो गया था। तो राइज होने के साथ साथ जो लॉर्ड थे, किंग्स थे, इनको उन्होंने डोनेशन देना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनको किंग्स भी डोनेशन देते थे और इवन की जो चीफ्स थे वो भी, और कुछ जो रॉयल मर्चेंट्स या रिच मर्चेंट्स थे वो भी इनको डोनेशन देते थे। तो डोनेशन देने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपनी मोनेस्ट्रीज सेट करना स्टार्ट कर दी
तो जो इनकी मोनेस्ट्रीज थी वो सेट करना इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, और जिसमें ये क्या काम करते थे, जिसमें नीडीज की हेल्प करते थे, लाइक पुअर्स को, नीडी को खाना देना, नीडी की हेल्प के लिए यूज़ करते थे, किसी को शेल्टर देने के लिए यूज़ होता था, और इवन की एजुकेशन स्प्रेड करने की ये मोनेस्ट्रीज एक बहुत अच्छा सोर्स बन गई थी उस टाइम पे, ठीक है। बट जैसे जैसे अब मोनेस्ट्रीज की पावर बढ़ती गई, ये भी एक फ्यूडलिज्म के नक्शे कदम पे चलने लगे, और मोनेस्ट्रीज ने एक पावरफुल जो वेल्थी मोनेस्ट्रीज थी उन्होंने एक फ्यूडल्स का काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वेल्थी होने के बाद जो वेल्थी मोनेस्ट्रीज थी उन्होंने भी फ्यूडल्स का काम करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही इन्होंने फ्यूडल्स का काम करना स्टार्ट कर दिया तो इनके और किंग के बीच में कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो चर्च और किंग के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट इसके साथ साथ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप हमने डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ेंगे अरब वर्ल्ड में क्या था, अरब वर्ल्ड में क्या चल रहा था इस टाइम पे, ठीक है। अरब वर्ल्ड की शुरुआत हम पढ़ेंगे जैसे इस्लाम के राइज से। 10th सेंचुरी के अप्रॉक्स इस्लाम का राइज होना स्टार्ट हो गया था, तो राइज ऑफ इस्लाम। जैसे ही इस्लाम का राइज होना स्टार्ट हुआ तो जो वेरियस अरब ट्राइब्स थी उनका यूनिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया, वो यूनाइट होनी स्टार्ट होगी। तो जैसे ही यूनिफाई होनी स्टार्ट हुई थी तो इनके बैकग्राउंड में एक स्ट्रगल चलने लगी थी आपस में जो यूनिफाई होने की। तो इसी स्ट्रगल के बैकग्राउंड में राइज हुआ किसका, राइज ऑफ अब्बासिडिस कैलिफस, यानी कि राइज हुआ कैलिफस का। कैलिफ जो उस टाइम पे था, इनका नाम है अब्बासिडस। अब्बासिडस सिंगल एस आएगी, ABB अब्बास ASIDS अब्बासिडस, ठीक है। जो अपने आप को अब्बासिडस क्लेम करता था कि वो मोहम्मद साहब का आगे वंशज है, उनका ही खून है, तो अपने आप को वो होली एज ए उनको होली ट्रीट करता था, ठीक है। तो कैलिफ्स का राइज होने के साथ क्या स्टार्ट हुआ, इनकी पावर ग्रो करना स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो ये कैलिफ्स थे इनको एक मोस्टली जो एडवांटेज हुआ था उनका जो ट्रेड रूट था उस पर इनका राइट हो गया था। लाइक जो भी ट्रेड होती थी, जो भी चाइना साइड से, ईस्टर्न साइड से जो भी वेस्टर्न यूरोप के साथ ट्रेड होती थी, तो ये इनका रीजन ट्रेड रूट के बीच में पड़ता था। तो जो ट्रेड रूट होने बीच में रीजन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा उन पे मतलब इनका कब्ज़ा होने की वजह से टैक्स वगैरह चार्ज करते थे, और ट्रेड में भी इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक नई जो अरब मर्चेंट थे उनका ग्रो होना स्टार्ट हो गया, इमर्जेंस ऑफ अरब मर्चेंट्स। अरब मर्चेंट के इमर्जन से ये रीजन बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्थी हो गया था, ठीक है। और इनको अभी इस अरब मर्चेंट को एक और नाम से बुलाने लगे थे, इनके रिच और प्रस्परस और सी पे कब्जा होने की वजह से इनको सी फेयर्स
यानी कि जो जिनके ट्रेड रूट स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद ये सी फेयर्स के नाम से भी इनको बुलाने लग गए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनकी अरब्स की रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में। जो इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ कैसी थी अरब्स की। अरब्स ने जो एडमिनिस्ट्रेशन सीखा था, एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, तो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन सीखा था रोमन एम्पायर से, क्योंकि पहले रोमन एम्पायर ही था यहाँ पे। तो रोमन एम्पायर की वजह से तो इनमें जो थी इनकी रिलीजियस पॉलिसी काफ़ी लिबरल थी, और इनके जो एम्प्लॉयर्स थे वो एम्प्लॉयमेंट करते थे ही अपने उसमें किंगडम में। तो एम्प्लॉयमेंट वो बिल्कुल सेकुलर करते थे, किसी भी धर्म को स्पेसिफिक वो नहीं दिया जाता था। हर धर्म के लाइक हिंदू, मुस्लिम, जैन, हर एक जो भी धर्म थे उनके जो एम्प्लॉयमेंट इसमें की जाती थी। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है इसमें क्या था कि जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट की जाती थी, और दूसरा है कि जो अब्बासिडस था इनका जो कैलिफ था उस टाइम पे, तो कैलिफ क्या था, वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। बट ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने के बावजूद भी जो उसने जो एजुकेशन थी उसको लिबरल करके रखा था। वो जो डोर थे सबके लिए ओपन करके रखे थे, और सभी अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर सकते थे। बस एक ही शर्त थी कि वो मुस्लिम को इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो जो ये एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी ओवरऑल काउंट करें तो बहुत ही लिबरल थी इनकी रिलीजियस पॉलिसीज। इनके साथ साथ फिर आगे एक जो इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम क्या था, जो इनके कैलिफत था अल मामू, जो इनके कैलिफ थे हाँ अल मामू, इन्होंने हाउस ऑफ विजडम की एस्टेब्लिशमेंट की थी। इसमें क्या किया जाता था, जो बहुत सारी जैसे और बहुत सारे रीजन थे लाइक ईरान, पर्शिया, तो इन सबका जो लिटरेचर था उन्होंने क्या किया, उसको सबको लिटरेचर को जो उनकी साइंटिफिक नॉलेज थी सारे रीजन से, इराक, सीरिया, पर्शिया, इन सारे रीजन्स की जो साइंटिफिक नॉलेज थी इन्होंने उसको अरेबिक में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ये सारी विजडम अरेबिक में कन्वर्ट हुई तो अरब में क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ साइंस एरा। इमर्जेंस ऑफ साइंस एरा, तो साइंस का एरे का इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही इसमें साइंस का इमर्जेंस स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो हर जगह की जो साइंटिफिक नॉलेज थी इन्होंने अडेप्ट करनी स्टार्ट कर दी। लाइक इन्होंने ग्रीक्स की नॉलेज, जो ग्रीक थे, ग्रीक साइंस में ग्रीक की फिलॉसफीज रीड की, और जो चाइनीज़ थे उस टाइम पे चाइनीज़ के पास चाइनीज़ ने क्या किया था, जैसे गन पाउडर इन्वेंट किया था और कुछ और सामान था जो चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था। एक मिनट, कंपास, पेपर, ये सारी चीज़ें चाइनीज़ ने वो की थी। तो इन्होंने यहाँ से कंपास, पेपर, इनकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखा। और जैसे उस टाइम पे इंडिया के साथ इनकी इंट्रैक्शन हुई तो इंडिया में उस टाइम क्या हुआ था, डेसिमल, जो डेसिमल की खोज थी, तो मैथमेटिक्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो किया। और जो सूर्य के सिद्धांत थे वो इन्होंने इंडिया से सीखे, जो सूर्य सिद्धांत इंडिया से वो किए इन्होंने। और जो फेमस फिलॉसफी और वर्क था लाइक चरका और सुश्रुता का, ये इंडियन मेडिकल में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये कनिष्क के टाइम के थे, ये दोनों एक मेडिकल प्रैक्टिस करते थे। तो इनकी काफ़ी फ़िलॉसफी को इन्होंने अपने अंदर ग्रैब किया। और इसके साथ साथ जैसे साइंस एरा इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
और उसके बाद जो अरब लीडर थे ओनली, जैसे जैसे अरब साइंस हो गया, तो जो अरब लीडर थे, अब अरब लीडर बन चुके थे साइंस में, लीडर इन साइंस एंड टेक। और जो इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी वो एक तरह से इंटरनेशनल मानी जाती थी, क्योंकि ये लोग किसी को भी कोई बाउंडेशन नहीं रखते थे, लाइक अपने रहने के लिए या जाने के लिए कोई भी बाउंडेशंस इनके टाइम पे नहीं लगाई जाती थी, जैसे यूरोपियंस मोस्टली बाउंडेशन लगाते थे। तो जो अरब लीडर थे, इनकी साइंस एंड टेक्निकल इसको नॉलेज को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल कहा जाता है। ठीक है, फिर इनकी जो साइंस एंड टेक की नॉलेज थी उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। जिन डिक्लाइन के कुछ कारण थे कि इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से इनका फोकस उस साइड हो गया। और इसके साथ साथ कुछ ऑर्थोडॉक्सी थी, उसने भी इसकी साइंटिफिक नॉलेज को ख़त्म करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसे हमने पढ़ा कि अरब्स का कैसे लास्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे ईस्टर्न साइड में और साउथ ईस्ट एशिया में क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो मोस्टली उस टाइम पे चाइना, जो चाइना था उस टाइम पे, जहाँ पे राज था उस टाइम पे चाइना में, वो था टैंग का रूल था। टैंग नाम के शासक का वहाँ उस टाइम पे चाइना में रूल था। ठीक है फ्रेंड, जो टैंग था उस टाइम पे इनके पास एक, जो ये 8th सेंचुरी की बात चल रही है, जो चाइनीज़ रीजन था अपना 8th सेंचुरी में, वो बिल्कुल ही क्लाइमेक्स पे था, यानी कि अपने जेनिथ पे था, चरम सीमा पे था टैंग के रूल के टाइम। और टैंग के रूल के टाइम क्या था, इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनका जो सिल्क रूट था, क्योंकि जो सिल्क रूट चाइना को यूरोप से मेडिटेरियन तक, यूरोप तक ये लेके जाता था सिल्क रूट, जिसके थ्रू वो सिल्क के साथ साथ और बहुत सारी प्रीशियस या मेटल्स और कुछ लकड़ी चीज़ें और जो चीनी मिट्टी होती थी उसको ये सिल्क रूट के हेल्प से ट्रेड करने का काम करते थे। तो धीरे धीरे जैसे टैंग का रूल डिक्लाइन होने लग गया, तो इसमें एक नई डायनेस्टी जो सुंग डायनेस्टी एमर्ज होके आई। और सुंग ने अपने 100 ईयर तक, इन्होंने 100 ईयर तक बहुत अच्छा रूल किया। और इसकी जैसे ये वीक होनी स्टार्ट हुई तो इनके ऊपर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। ये 13th सेंचुरी की बात है जब मंगोल ने उन पर आक्रमण किया था 13th सेंचुरी में। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोल के आक्रमण के बाद तो मंगोल ने इनके रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी मंगोल के टाइम पे। तो उसके बाद मंगोल्स थे, उन्होंने कुछ रीजन्स को भी अपने साथ मिलाया था, जैसे उन्होंने कब्जा किया था जो कोरिया था और वियतनाम के कुछ पोर्शन को उन्होंने अपने इस रीजन में मिला लिया था मंगोल्स ने। ठीक है, तो उसके बाद जो मंगोल थे तो इन्होंने जो मोस्टली ये इम्पोर्टेंट काम किया था इसमें, वो जाना जाता है कि यूनिफाई, जो इनका नॉर्थ पोर्शन था, जो ईस्टर्न रीजन का नॉर्थ चाइना था, तो मंगोल्स का जो मेन काम माना जाता है वो क्या किया था, इन्होंने यूनिफाई किया था
नॉर्थ चाइना को और साउथ चाइना को यूनिफाई इन्होंने किया था उस टाइम पे मंगोल्स ने, ठीक है। और उस टाइम पे जो मार्को पोलो था, एक मार्को पोलो नाम का एक वियतनीज था, जिनके वियतनाम का रहने वाला था। ये जैसे इनकी मंगोल डायनेस्टी के टाइम पे ये ईस्टर्न चाइना में काफ़ी रहा, ईस्टर्न साइड में जिनके चाइना में रहा। और चाइना के बाद उसके बाद ये मालाबार कोस्ट से होते हुए, जो मालाबार कोस्ट इंडिया में है, तो उसके साथ ये होते हुए मालाबार कोस्ट के बाद इटली चला गया था। तो इसने इसके मतलब घूमने से पता चलता है कि जैसे ना कमर्शियल और जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे उस टाइम पे जो एमर्ज हो चुके थे, कमर्शियल एंड जो कल्चरल कॉन्टैक्ट थे वो इन रीजन्स में एमर्ज होने स्टार्ट हो गए थे। और अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की। जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है उस टाइम पे मेनली दो पार्ट में डिवाइड था। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट को हम बोल सकते हैं इसमें शैलेंद्रा, और सेकंड था उनको बोल सकते हैं कंबोजा। ये रीजन्स थे, ये इन दो पार्ट में डिवाइड था। और जो मोस्टली शैलेंद्रा का रीजन आता था वो कौन सा रीजन माना जाता था? वो रीजन था जैसे कंबोडिया नहीं सॉरी सुमात्रा जावा, जो डाउन वाला रीजन था सारा, सुमात्रा जावा, ये इंडोनेशिया की पार्ट हो गई एक तरीके से, और फिलीपींस, इंडोनेशिया पूरा उस साइड का। तो ये सारे रीजन्स थे जो मोस्टली शैलेंद्रा का पार्ट माने जाते थे। और अगर कंबोडिया और वियतनाम की साइड बात करूं, वियतनाम थे वो मोस्टली कंबोजा एम्पायर का पार्ट माने जाते थे। तो शैलेंद्रा में क्या हुआ था, शैलेंद्रा के पास एक रिच नेवी थी, और जो इनका रीजन था इतना बड़ा माना जाता है कि अगर नेवी में इनके रीजन को सर्कल करना हो तो 2 साल तक एक जो सिंपल बोट थी उसमें 2 साल लग जाएंगे इनके पूरी रीजन की टेरिटरी को मापने में, ठीक है। तो ये रीजन बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही बड़ा रिच रीजन था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि ट्रेड इन्होंने अपनी जो नेवी थी, जैसे इनके पास नेवी थी वैसे ही जो इंडिया में उस टाइम पे बैकग्राउंड में देखें तो इंडिया में पल्लव्स थे, तो पल्लव्स के पास भी बहुत ज़्यादा नेवी थी। और जिन नेवी होने की वजह से इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में कमर्स और कमर्स एंड कल्चरल रिलेशंस इनमें बनने स्टार्ट हो गए और ट्रेड का स्टार्ट हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईस्ट एशिया के साथ इंडिया का ऐसे कांटेक्ट हुआ। और यहाँ पे हमने जो हमारे लिटरेचर थे इस रीजन्स में काफ़ी सारे, जैसे संस्कृत लिटरेचर ने भी काफ़ी रोल किया, जैसे संस्कृत यहाँ पे वो ही। और जो हमारे एपिक्स थे रामायणा एंड महाभारता, वो भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा उनको वैल्यू दी गई और इनको पढ़ा गया। और लास्ट में क्या हुआ, जो बुद्धिज़्म था, इस टाइम पे सॉरी एक जो टेम्पल थे, बुद्धिस्ट कल्चर भी यहाँ पे हुआ था। संस्कृत के साथ साथ जो बुद्धिस्ट कल्चर था वो भी यहाँ पे शेयर हुआ, और इसके साथ साथ जो टेम्पल्स का इमर्जेंस स्टार्ट हो गया था। और मोस्टली जो टेम्पल्स एरा भी इसलिए बोला जाता था इस टाइम को, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनने स्टार्ट हो गए थे। तो एक इम्पोर्टेंट जो बात करूं आगे, टेम्पल है बोरोडोवर टेम्पल।
बोरोडोर टेम्पल है वो एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है इस रीजन में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो अगर हम दूसरी बात करें कंबोजा और इनकी, तो इनका रीज़न हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये कंबोडिया और वियतनाम के साइड पे फैला हुआ था। तो इस टाइम पे भी ये जो फेमस था, इनको टेम्पल का एरा बोला गया था, टेम्पल एरा। और बहुत सारे जैसे कंबोडिया में बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ टेम्पल यहाँ पे बनवाए गए थे। टेम्पल जो इंडियन लिटरेचर, इंडियन कल्चर से बिलोंग करते थे और इंडिया के जो कल्चरल रिलेशन थे इनके साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होने स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद इन दिस वे जो इंडिया के जो कमर्शियल और जो अपने कल्चरल रिलेशन थे वो पूरे वर्ल्ड के साथ इस्टेब्लिश हो गए थे। बट अगर लास्ट में बात करूँ तो जो अरब्स थे, अरब्स का डोमिनेशन थोड़ा स्टार्ट हो गया। अरब के डोमिनेशन के साथ साथ जो मुस्लिम थे, इस्लाम था, इस्लाम का भी थोड़ा बहुत इन जो इंडोनेशिया वाले रीजन में डोमिनेशन स्टार्ट हो गया था। और इस्लाम इमर्ज होके इंडिया में भी आया और इंडोनेशिया में भी आया। और इसके बाद जो इनके कल्चरल कॉन्टैक्ट थे, जैसे फिर ब्रिटिश यूरोपियंस आने स्टार्ट हो गए थे, तो डच, फ्रेंच और ब्रिटिश की वजह से इनमें कल्चरल और कमर्शियल कॉन्टैक्ट होने स्टार्ट हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। आज जो लेक्चर था बहुत छोटा था, बट मैंने ये जो बैकग्राउंड था वर्ल्ड में जानना, ये जानना हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हमें वर्ल्ड का बैकग्राउंड पता होगा तो हम आगे इंडियन मिडिवल हिस्ट्री में अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारा लेक्चर था फर्स्ट, तो ये ख़त्म करते हैं हम यहीं पे। और जो कल नेक्स्ट हम मेडिवल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद पाला डायनेस्टी, चोलाज, इनमें ट्री पार्टी स्ट्रगल है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।